नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS ऑप्शनल चैनल पे आप जुड़े हुए हैं। ये चैनल आपके लिए ऑप्शनल विषय आपके लिए थोड़े सरल हो पाए, सहज हो पाए, इसके लिए ये चैनल है। तो मैं आपके साथ PSIR की सीरीज में जुड़ता हूं, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को समझने की एक सरल तरीके से समझने की एक सीरीज है। पिछली कक्षा में अरस्तू के बारे में आप लोगों ने जाना। आज हम लोग अरस्तू के शिष्य प्लेटो के बारे में बात करेंगे। अगर हम प्लेटो की बात करें, प्लेटो की बात करें, प्लेटो की बात करें, प्लेटो की बात करें, तो प्लेटो के संबंध में हम लोग जानते हैं कि ये यूनानी दार्शनिक है। और अगर यूनानी दर्शन की शुरुआत की बात करें, यूनानी दर्शन की शुरुआत, यूनानी दर्शन का प्रारंभ ही, यूनानी दर्शन का प्रारंभ प्रारंभ आप देखेंगे तो प्लेटो से ही माना जाता है। यूनानी दर्शन का जो प्रारंभ है वो प्लेटो से ही माना जाता है। हालांकि प्लेटो से पहले सुकरात ने वो सारी बातें की जो प्लेटो ने की, लेकिन सुकरात ने कभी कुछ लिखा नहीं, कोई साहित्य रचना नहीं हुई। इसलिए प्लेटो पहला ऐसा विचारक था। देखिए, प्लेटो पहला ऐसा विचारक था, पहला ऐसा ऐसा विचारक था जिसने जिसने विचारों को लिपिबद्ध किया, जिसने अपने विचारों को लिपिबद्ध किया। देखिए, लिपिबद्ध किया, लिपिबद्ध किया, लिपिबद्ध किया। इस लिपिबद्ध होने के कारण ही तो दर्शन की, राजनीतिक दर्शन की शुरुआत हो पाई। प्लेटो ने अपने विचारों को संवादात्मक, संवाद शैली, संवाद शैली में प्रस्तुत किया, संवाद शैली में प्रस्तुत किया। क्योंकि सुकरात चीजों को समझाने के लिए संवाद शैली का उपयोग करते थे, तो उसी संवाद शैली को अपनी रचनाओं में प्लेटो ने स्थान दिया। प्लेटो की जो पहली पुस्तक है, जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक है, उसका नाम है रिपब्लिक। देखिए, प्लेटो की जो पुस्तक है जिससे प्लेटो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ, वो है द रिपब्लिक। रिपब्लिक, यही वो पुस्तक है जिसके कारण प्लेटो को लोगों ने जाना। इसी वो पुस्तक के कारण प्लेटो का जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो प्लेटो के जो राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक दर्शन, वो अस्तित्व में आया और लोगों को राजनीतिक दर्शन के बारे में जानने का मौका मिला। प्लेटो ने कुछ अपने बड़े सिद्धांत, जैसे रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया, न्याय का सिद्धांत दिया, शिक्षा का सिद्धांत दिया, साम्यवाद का सिद्धांत दिया, साम्यवाद का सिद्धांत दिया, दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया। दार्शनिक राजा, जिसके कारण प्लेटो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ, वो था दार्शनिक राजा का सिद्धांत। इस पूरे व्यवस्था के कारण प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना चाहता था, एक आदर्श राज्य की स्थापना। और ये सारे विचार, ये सारी चीजें आपको कहाँ पे? प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में देखने को मिलता। इसीलिए रिपब्लिक के बारे में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा कि जो रिपब्लिक है ये अपने आप में एक चर्च है, अपने आप में एक विश्वविद्यालय है। इस तरीके के जो विचार हैं वो आपको देखने को मिलता है प्लेटो के रिपब्लिक के बारे में। प्लेटो ने यूरोप की पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसको आप एकेडमी के नाम से जानते हैं या अकादमी के नाम से जानते हैं। अकादमी, इसको यूरोप का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, यूरोप का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, पहला विश्वविद्यालय जिसकी रचना प्लेटो के द्वारा की गई। तो प्लेटो की जो सामान्य परिचय है, जिस रूप में हम प्लेटो को देखते हैं, वो कुछ ये चीजें हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत प्लेटो को देखना होता है। अब प्लेटो के विचारों की बात करें, जैसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत या साम्यवाद सिद्धांत, या दार्शनिक राजा या आदर्श राज्य का सिद्धांत आखिर प्लेटो ने क्यों दिया? तो कहानी फिर सुकरात से शुरू होती है। प्लेटो सुकरात का सबसे प्रिय शिष्य था।
प्लेटो सुकरात के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक था। बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन सुकरात सबसे करीब था, प्लेटो सबसे करीब था सुकरात के। जब सुकरात को विष पीकर प्राण त्यागने का दंड दिया गया, तो बड़े नजदीक से इस बात को प्लेटो देख रहा था। प्लेटो आया था एक राजनेता बनने के लिए कि वो सुकरात के सानिध्य में रह के एक बेहतर राजनेता बनेगा। लेकिन राजनेताओं के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा था उस समय की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो सुकरात होगा, जो सबसे ज्यादा बौद्धिक था। उस व्यक्ति के हत्या करने से भी नहीं चूके ये राजनेता। राज्य के द्वारा मुकदमा चलाया गया और विष पान करके प्राण दंड दिया गया सुकरात को, और इस बात से अत्यधिक धक्का पहुंचा, अत्यधिक दुख हुआ प्लेटो को, और प्लेटो ने अपने दिमाग से राजनेता बनने की जो इच्छा थी उसका त्याग कर दिया। और तत्क्षण कहा जाता है कि जब सुकरात ने विषपान करके प्राण त्यागा, तत्क्षण प्लेटो के मन में राजनेता बनने का विचार हट के एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य, एक न्यायपूर्ण राज्य जैसा सुकरात चाहता था वैसी बनाने की इच्छा प्रकट होती है। इसी को ध्यान में रखकर ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सुकरात ने प्लेटो में पुनः जन्म लिया। सुकरात ने प्लेटो में पुनः जन्म लिया। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उद्देश्य प्लेटो का था, जो उद्देश्य सुकरात का था, उस उद्देश्य को अब पूरा करने की जो बारी है वो अब प्लेटो निभा रहा है। प्लेटो ने छोड़ दिया, एथेंस छोड़ दिया। ये सारी घटना यूनान के एथेंस में हो रही थी, तो प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया और भटकता रहा आदर्श राज्य की स्थापना में, आदर्श राज्य की खोज में कि एक आइडियल स्टेट क्या हो सकता है, एक आदर्श राज्य क्या हो सकता है। और इसलिए भी भटकता रहा कि एक आदर्श राज्य के स्थापना के मूल आधार क्या हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे भ्रष्ट राज्य से वो था जहां पर उसके गुरु जो सुकरात, जो उस समय के पूरे यूरोप के सबसे धरोहर विद्वान के रूप में जाने जाते थे, उस व्यक्ति को मूर्ख लोगों ने कहीं न कहीं प्राण दंड देके समाप्त कर दिया। अब आगे से ऐसा कुछ न हो, इसलिए प्लेटो एक ऐसे समाज, एक ऐसे राज्य, एक ऐसे शासन की व्यवस्था ढूंढ रहा था जिसमें सब उचित हो, सब सही हो, सब बेहतर हो। इसलिए उसके दिमाग में एक आदर्श राज्य की बात आई, तो उसने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया, आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया। अब इसका जो सिद्धांत है वो कई लोगों को बहुत कठिन लगता है। तो कठिन अगर लगता है तो आप प्लेटो के आदर्श राज्य की तुलना अगर आप अपने वैदिक कालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था से करेंगे तो प्लेटो समझना आसान हो जाएगा। 12 वर्ष भटकता रहा प्लेटो। उस भटकाव के दौरान ऐसा माना जाता है कि प्लेटो एशिया माइनर तक आया था, और एशिया माइनर में आने के बाद उसे इस बात का ज्ञान लगा कि जो भारत की तरफ जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी ही शाश्वत, बड़ी ही अच्छी, बिना कॉन्फ्लिक्ट वाली हैं। लिहाजा जब उसने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत की बात की तो उसमें साफ साफ हमारी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से देखने को मिलती है। हमारे यहाँ शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जाता था, हमारे यहाँ जो वर्ग थे, वर्गों के बीच जो कार्य विभाजन है जिसको हम श्रम विभाजन भी कहते हैं, भारत में श्रम विभाजन कहते हैं, इसको बड़ा महत्व दिया जाता है। भारत में न्याय की जो व्यवस्था थी उसके लिए अलग से कोर्ट कचहरी नहीं, बल्कि नैतिक न्याय का प्रावधान था। नैतिक न्याय, हर कोई अपने श्रम विभाजन के अनुसार अपने वर्ग में काम करे, बस ये न्याय विभाजन न्याय के रूप में देखा जाता था। और हमारे यहाँ जो शासक होता था, शासक से हम शासक से हम अपेक्षा करते थे कि शासक तपस्वी जैसा हो, शासक ऋषि जैसा हो। इसलिए हमने अपने शासक का नाम राजर्षि रख रखा था। राजा ऋषि के समान होता है, इसका मतलब कि राजा जैसे ऋषि
संपूर्ण ज्ञान लोगों के लिए अर्जित करता है, ऐसे राजा अपने संपूर्ण कार्य लोगों के लिए करे, स्वार्थ जैसी कोई बात ना हो। लिहाजा हमारे यहाँ जिन चीजों को महत्व दिया जाता था, लगभग लगभग ऐसी ही व्यवस्था प्लेटो ने अपने रिपब्लिक आदर्श राज्य में डाला। जब ये अपने आदर्श राज्य की बात कर रहे हैं तो इस आदर्श राज्य में हमने देखा कि प्लेटो शिक्षा को अत्यधिक महत्व दे रहा है। प्लेटो श्रम विभाजन को अत्यधिक महत्व दे रहा है और कह रहा है कि राज्य के 3 वर्ग होंगे, 3 वर्ग होंगे। सबसे ऊपर शासक वर्ग होगा, उसके बाद सैनिक वर्ग होगा और उसके बाद उत्पादक वर्ग होगा, उत्पादक वर्ग होगा। इस वर्गों को अगर भारतीय व्यवस्था से आप तुलना करिए तो आप देखेंगे कि शासक वर्ग के रूप में अगर हम बात करें तो हम जिसके शासक वर्ग के रूप में अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ जो ब्राह्मण वर्ग था उसको हम शासक से, जो हमारे यहाँ क्षत्रिय वर्ग था उसको हम सैनिक से, और जो हमारे यहाँ वैश्य वर्ग था उसको हम उत्पादक से जोड़ सकते हैं। प्लेटो ने कहा कि शासक के लिए विवेक अनिवार्य होना चाहिए, सैनिक के लिए साहस अनिवार्य होना चाहिए, उत्पादक के लिए संयम अनिवार्य होना चाहिए। तो ये सब हमारे यहाँ तो था। और प्लेटो ऐसा विचार क्यों दे रहा है, अब आपके बात समझ में आ रही है। अब आप प्लेटो के विचारों को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। उसका आदर्श राज्य क्या है? जो श्रम विभाजन पर आधारित है, व्यक्ति अपना अपना काम करे और क्षमता होते हुए भी दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करे, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। हमारे वैदिक काल में यही 3 वर्गों की व्यवस्था देखने को मिलती। 4 वर्ग नहीं, 4 वर्ग उत्तर वैदिक काल की बात है। शूद्र वर्ग की जब बात होती है तो वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के रूप में उपलब्ध होता है, और पुरुष सूक्त उत्तर वैदिक काल की रचना है, वैदिक काल की नहीं। वैदिक काल में 3 ही वर्ण देखने को मिलता है, और प्लेटो के विचारों में भी ये 3 ही वर्ण हमें देखने को मिलता है। ये 3 ही वर्ण की बात वहां भी होती है, वहां भी श्रम विभाजन है, वहां भी शासक के लिए प्लेटो साम्यवाद की बात करता है। मतलब शासक के पास न तो अपना कोई निजी परिवार होगा और शासक के पास न ही कोई अपनी निजी संपत्ति होगी। परिवार और संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है। हमारे यहाँ भी जो बड़े शासक हुए, जो प्रतापी शासक हुए, वो इन सारी चीजों से ऊपर थे। लिहाजा उसे अनुशासन में रखने के लिए प्लेटो ने यहाँ पर उपयोग किया। तो प्लेटो के जितने भी विचार हैं, आदर्श राज्य के विचार, उस आदर्श राज्य के विचार के पीछे का मूल कारण है कि सुकरात ने प्लेटो में पुनः जन्म लिया, और कहीं न कहीं प्लेटो अपने गुरु के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आजीवन लगा रहा। पता था प्लेटो को कि शिक्षा ही वो आधार है जिसके माध्यम से हम आदर्श राज्य की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए प्लेटो ने शिक्षा पे अत्यधिक महत्व दिया। और जब प्लेटो की आप शिक्षा की बात करेंगे, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत की बात करेंगे, तो आप पाएंगे कि प्लेटो ने उस समय पाया कि जो शिक्षा है वो स्वार्थी बना रही लोगों को, इसलिए क्योंकि निजी शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो ने वहीं उस समय एक राज्य था स्पार्टा, जहां पर सार्वजनिक शिक्षा थी, और जो राज्य था प्लेटो जहां था वो एथेंस था, वहां पर निजी शिक्षा थी। स्पार्टा सार्वजनिक शिक्षा वाला राज्य था, सार्वजनिक शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की थी। एथेंस निजी शिक्षा की बात थी, जिसको भी शिक्षा लेना था वो स्वयं ले। स्पार्टा में सार्वजनिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा पर महत्व दिया जाता था, जबकि यहाँ पर विशेषकर मानसिक शिक्षा को महत्व दिया जाता था। तो दोनों ही शिक्षाएं एक पक्षीय थी, दोनों की अपनी अपनी कमियां थी। तो ऐसी स्थिति में प्लेटो ने इन दोनों जगहों से शिक्षा उठाया और इसने तय किया कि शिक्षा सार्वजनिक होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा राज्य द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक दोनों होनी चाहिए। एक पक्षीय शिक्षा कभी भी व्यक्ति का उत्कृष्ट विकास नहीं करेगी। जैसे किसी भी प्रकार का कोई वैज्ञानिक विकास नहीं था स्पार्टा में, लेकिन लोग यहाँ पे
शक्तिशाली थे, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते थे। वहीं पर मानसिक शिक्षा का स्तर बड़ा उच्च था। एथेंस में बहुत सारे इनोवेशन एथेंस में हो रहे थे, बहुत सारे नई नई खोजें हो रही थी, लेकिन एथेंस के भीतर निजी शिक्षा होने के कारण स्वार्थी शिक्षा थी। हर कोई अपना अपना केवल विकास चाहता था, इसलिए आसानी से एथेंस को हराया जा सकता था। कई बार एथेंस गुलाम भी हो गया था। तो यहाँ पर जहाँ हमें राष्ट्र भक्ति देखने को मिलती है, वही यहाँ पर स्वार्थीपन देखने को मिलता था। इसीलिए इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति को कुछ इस रूप से समायोजित किया, कुछ इस रूप से। शिक्षा का स्वरूप सार्वजनिक होना चाहिए, जिससे लोगों में जुड़ाव, एकता, समन्वय और राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा हो, परमार्थ पैदा हो। और शिक्षा शारीरिक और मानसिक दोनों होना चाहिए। शिक्षा शारीरिक और मानसिक दोनों होना चाहिए। तो शिक्षा के दोनों स्वरूपों को आपस में मिलाने का काम यहाँ प्लेटो ने किया था, जिसके कारण स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क जैसा विचार निकल कर आया। यद्यपि ये लाइन अरस्तु ने कही है, लेकिन इस बात का जो अवधारणा है वो हमें प्लेटो के विचारों से देखने को मिलता है। प्लेटो ने शिक्षा के माध्यम से एक दार्शनिक राजा शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक राजा की बात की। दार्शनिक राजा की बात की, कहता है दार्शनिक राजा वो है जिसके अंदर सद्गुण है। दार्शनिक राजा कौन है? जिसके अंदर सद्गुण है। अब सद्गुण क्या है? सारे अच्छे गुण। अब सारे अच्छे गुण कौन से होते हैं? जो दूसरों से संबंधित होते हैं, पर से संबंधित होते हैं, उसको हम सद्गुण कहते हैं, है ना। जिसके अंदर नैतिकता होगी, जिसके अंदर नैतिकता होगी वही शासक होगा, अर्थात सद्गुणी शासक, नैतिक शासक की बात की जा रही है। दार्शनिक शासक वो होगा जो ज्ञानी होगा, सबसे ज्यादा क्या है? ज्ञानी। तो अंततः दार्शनिक राजा का मतलब क्या है? ज्ञानी राजा। अर्थात प्लेटो ने भी सुकरात की तरह ज्ञान के शासन का समर्थन किया, ज्ञान के शासन का समर्थन किया। प्लेटो ने तो स्पष्ट कहा था कि जब तक सभी राजाओं को शासक नहीं बनाया जाएगा, शासक, या सभी जब तक सभी राजाओं को दार्शनिक नहीं बनाया जाएगा, दार्शनिक नहीं बनाया जाएगा, या सभी दार्शनिकों को, या दार्शनिकों को शासक, या दार्शनिकों को शासक, दार्शनिकों को शासक, ये दो काम कर लो, या तो शासक को दार्शनिक बना दो या दार्शनिक को शासक बना दो, तभी समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप समाज के, राज्य के समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप या तो सद्गुण लोगों को बना दो शासक, या शासक को सद्गुणी बना दो, तभी जितनी भी अन्याय जैसी व्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार जैसी व्यवस्थाएं हैं, उनका अंत हो पाएगा। इसके लिए शासक का सद्गुणी, शासक का नैतिक, शासक का ज्ञानी, शासक का दार्शनिक होना अनिवार्य। आज भी ये व्यवस्थाएं चलती हैं। आज भी हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे शासक को पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारे शासक को क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ऐसे में मैंने प्रयास किया कि जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसके माध्यम से अगर आप विचारों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको इसके लिए सरलता होगी। जैसे हमने शिक्षा का विचार समझने का प्रयास किया, दार्शनिक राजा का सिद्धांत हमने समझने का प्रयास किया, आदर्श राज आखिर क्यों दिया गया इसको समझने का प्रयास किया गया, तो हमें पता लगा कि तात्कालिक व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर ही सुकरात ने यह निर्णय लिया कि हमें क्या करना है। और पूरे प्लेटो के विचारों में हमें सुकरात नजर आता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि प्लेटो सुकरात के उद्देश्यों को पूरा करता है तो ये बिल्कुल ठीक है। सुकरात को पूर्ण बनाने का प्रयास प्लेटो ने किया, और ऐसे में प्लेटो ने आदर्श को स्थापित किया। ध्यान रखिए, सुकरात भी निगमनात्मक पद्धति का इस्तेमाल करता था। प्लेटो ने भी संवाद शैली और निगमनात्मक शैली का इस्तेमाल किया। और निगमनात्मक पद्धति दार्शनिक पद्धति होती है। इसीलिए प्लेटो को दर्शन शास्त्र का जनक भी कहा गया।
प्लेटो प्लेटो जो है, प्लेटो वो दर्शन शास्त्र का जनक है, दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है, जनक माना जाता है। तो कोई भी चीज जिस भी रूप में आपको दिख रही है वो क्यों है, ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आज की सीरीज में बस इतनी ही बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप PSIR का ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ लें तो ऐसी स्थिति में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करिए या स्टडी IQ का वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे PSIR हिंदी माध्यम में अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। ऑप्शनल बैचेस आपके चल रहे हैं। अगर 2025 के लिए आप तैयार होना चाहते हैं, अब समय कम है, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस के साथ करेंगे तो 25 भी कर सकते हैं, अन्यथा 26 के लिए पूरे लाइव क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अरस्तु के संबंध में देखते हुए कि आखिर अरस्तु का विचार ऐसा क्यों है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।